हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेस में स्थित किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसे हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे हम लोग 2D में करते थे ना, डिस्टेंस निकालते थे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, बिल्कुल वैसे ही हम 3D में भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो 2D में क्या होता था, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट Q है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे? डिस्टेंस क्या आया था, मतलब PQ जो है वो क्या था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि प्लेन में स्थित किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे वहाँ पे, पहले जिस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम उस पॉइंट्स के स्थिति को देखते थे कि वो पॉइंट कहाँ पे है, प्लेन पे है ना, प्लेन पे वो पॉइंट कहाँ है या फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले हम क्या करते थे, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते थे, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा तभी हम उस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 2D में ऐसा करते थे, बिल्कुल वैसे ही 3D में भी, मतलब स्पेस में भी हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करेंगे, मतलब कि स्पेस में उस दोनों पॉइंट्स की स्थिति क्या होगी वो समझेंगे। जब हमें दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो कैसे आया है उसको मैं डिराइव करके आप लोगों को बताऊंगी। तो वहाँ पे हम क्या करते थे 2D में, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 भागों में बांटती है। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स ले लेते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट ले ली हूँ और तब मैं इस तरह से डिस्टेंस ये बताई हूँ कि ये डिस्टेंस है। बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्पेस में दो पॉइंट लेंगे। तो स्पेस में कहाँ पे लेंगे, जैसे प्लेन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए पॉइंट, तो बिल्कुल उसी तरह से हम स्पेस में दो पॉइंट्स लेंगे। तो अब कहाँ पे लेंगे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट लेंगे हम। ठीक है, आप चाहे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ किसी भी ऑक्टेंट में पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन जनरली फर्स्ट में ही ले लेती हूँ मैं। तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें पॉइंट लेना है, मतलब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कि देखिए ये है फर्स्ट ऑक्टेंट, देख रहे हैं ना आप लोग, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो इसी में मैं कोई दो पॉइंट्स ले लूँगी, यहाँ पे एक यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लूँगी और उस दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालूंगी। तो अब इस ऑक्टेंट में जिसमें कि पॉइंट्स है, तो उसे मैं इस 2D प्लेन पे बनाऊंगी। ठीक है, प्लेन तो 2D ही होता है। तो इसे मैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट, इस ऑक्टेंट को मैं यहाँ पे बनाऊंगी और उसके बाद वहाँ पे इस स्पेस में, मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेंट में दो पॉइंट लूंगी और फिर डिस्टेंस दोनों के बीच का निकालूंगी। तो आप फर्स्ट ऑक्टेंट को कैसे बनाएं, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स हमें क्या क्या लेना है। यहाँ पे तो पहले ओरिजिन, ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब इस तरह से हमें बनाना होगा ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अरे बात समझ में? आप चाहे तो एक्सिस चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर इसे एक्स एक्सिस लेते हैं तो इसे वाई एक्सिस लीजिए, इसे जेड एक्सिस लीजिए, या आप चाहे तो इसे एक्स एक्सिस लीजिए, इसे वाई एक्सिस लीजिए, इसे जेड एक्सिस लीजिए। आप कैसे भी ले सकते हैं, बस ये बात होना जरूरी है कि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब परस्पर लंबवत होना चाहिए तीनों एक्सिस। तो किसी को भी आप एक्स एक्सिस ले सकते हैं, किसी को भी वाई एक्सिस ले सकते हैं, किसी को भी जेड एक्सिस ले सकते हैं। तो पहले तो मुझे फर्स्ट ऑक्टेंट को बोर्ड पे बनाना है। तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो उसे मैं भी यहाँ पे बनाती हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, ये देख लीजिए आप लोग, ये ओरिजिन होगा, इसे मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस
और इसे मैं ले लेती हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑक्टेंट। अब हम फर्स्ट ऑक्टेंट में 2 पॉइंट्स लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट में हम 2 पॉइंट लेंगे। कौन कौन से? मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ। एक यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ पी और एक यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ मैं क्यू। ठीक है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं पी क्यू, ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है। ये जो आप एक्स जेड प्लेन देख रहे हैं ये एक्स जेड प्लेन में पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट वास्तव में स्पेस में है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे है ये पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स जेड प्लेन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ है इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट है पी, ये यहाँ पे पॉइंट है पी और यहाँ पे पॉइंट है क्यू। पॉइंट पी पॉइंट क्यू स्पेस में है, ओके, प्लेन पे नहीं है, स्पेस में है। अरे बात समझ में। अब देखिए, हम तो जानते हैं कि ये जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं उसमें 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। क्योंकि 2 डायमेंशनल में हम किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लेते थे उसमें कितने कोऑर्डिनेट होते थे? एक्स और वाई 2। तो वहाँ पे 2 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन था। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें क्या क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ x1, y1, z1। सेकेंड पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ x2, y2, z2। ठीक है, ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं स्पेस में फर्स्ट ऑक्टेंट में। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जो पॉइंट है इसका ये कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 होने का क्या मतलब है? इसका कोऑर्डिनेट ये क्यों है? जैसे 2 डायमेंशन में जो ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि इस पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 है और z एक्सिस से x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 है। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब यहाँ पे क्या है? तो देखिए, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, इसका मतलब है कि आप ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पे चले हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चले हैं। कितना चले हैं? x1 यूनिट चले हैं। कितना चले हैं? x1, मतलब ओरिजिन पे थे आप। ठीक है, तो ओरिजिन से हमें कितना चलना है? x1 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ से फिर यहाँ पे हम पहुंचे और यहाँ से फिर हम चलते चलते किस तरह से हम चल रहे हैं? हम y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं और चलते चलते हम इस पॉइंट पे पहुंचे और हम कितना चले y एक्सिस के पैरेलल? y1 चले, तब जाके हम इस पॉइंट पे पहुंचे। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये भी आप समझ सकते हैं। मतलब ओरिजिन से पहले आप x एक्सिस के पैरेलल चले, कितना चले? x1 चले, फिर आप घूम गए 90 डिग्री, आप घूम गए और फिर आप कितना चले? y1 चले, y एक्सिस के पैरेलल, तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 हुआ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं P, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 इसलिए है क्योंकि पहले हम कहाँ चलेंगे? x एक्सिस पे चलेंगे। तो पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले? इस तरह से x1, ये डिस्टेंस x1 हम चले। उसके बाद x एक्सिस के पैरेलल चलने, पहले हम x एक्सिस के पैरेलल, फिर y एक्सिस के पैरेलल और फिर z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तो x एक्सिस के पैरेलल हम x1 चले हैं। अब y एक्सिस के पैरेलल हमें चलना है, तो y एक्सिस तो यहाँ पे है, तो इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ऐसे y एक्सिस के पैरेलल चले। तो ये डिस्टेंस हमें क्या आया? y1। और तब हम क्या करेंगे? z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तो इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिएगा। ये z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो पहले हम ऐसे चले हैं, ये देखिए इस तरह से, पहले x एक्सिस के पैरेलल चले x1, फिर इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल चले, कितना? y1, और फिर z एक्सिस के पैरेलल इस तरह से चले। तब हम कहाँ पे पहुंचे? पॉइंट P पे, और कितना चले? z1 चले। इसीलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अंत में जहाँ पे आप पहुंचे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1, z1। बिल्कुल उसी तरह से ये पॉइंट जो Q है, इसका कोऑर्डिनेट ये इसलिए है क्योंकि आप कैसे चले? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसलिए है क्योंकि पहले देखिए ओरिजिन से x2 चला गया होगा, फिर ओरिजिन से x एक्सिस पे x2 यूनिट चला गया होगा, फिर उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल
y2 यूनिट चला गया होगा और उसके बाद z एक्सिस के पैरेलल z2 यूनिट चला गया होगा और लास्ट में यहाँ पे पहुँचे तो इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। ओके, आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि इसका मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बस इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये क्यों है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो इस दोनों पॉइंट का क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, हमें PQ चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? हम P से PM परपेंडिकुलर डालेंगे। तो क्या आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा? नहीं, आप चूंकि पॉइंट कहाँ पे है? स्पेस में है। तो देखिए पॉइंट जो है वो स्पेस में है, यहाँ पे है पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे है। तो इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस प्लेन पे? XY प्लेन पे। XY प्लेन पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से। और फिर दूसरा पॉइंट जो है Q, ये पहला पॉइंट P से परपेंडिकुलर डालेंगे PM XY प्लेन पे। फिर दूसरा पॉइंट Q से QN परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे? XY प्लेन पे। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PM ऑन XY प्लेन। फिर अनदर जो है पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर QN, ये परपेंडिकुलर एक सीधा लाइन होगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर QN, ड्रॉ परपेंडिकुलर QN ऑन XY प्लेन। तो हमने क्या किया? स्पेस में जो दो पॉइंट था P और Q, उससे क्या किया? हम परपेंडिकुलर डाल दिए कहाँ पे? XY प्लेन पे। तो अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर का फुट है M, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस N का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब हम इस दोनों के कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं। तो ये बात तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि देखिए ये जो दोनों पॉइंट है वो XY प्लेन पे है, तो जरूर इसका जो Z कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। दोनों पॉइंट्स का Z कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स XY प्लेन पे है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब इस दोनों जो आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट, उसके पास क्या होगा? सिर्फ X कोऑर्डिनेट होगा और Y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब वो X और Y कोऑर्डिनेट होगा क्या, उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए उसे पहले मैं आप लोगों को 2D में समझाती हूँ। कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे आप क्या करते थे, Y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन लेते थे कुछ इस तरह से, Y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन लेते थे तो क्या होता था? उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते थे उन सारे पॉइंट्स का Y कोऑर्डिनेट तो चेंज होता था पर X कोऑर्डिनेट फिक्स रहता था। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर 5 यूनिट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0, आगे आप बढ़ते जाइए 5,5, 5,7, फिर इस तरह से पहुँचते पहुँचते 5,10, फिर इस तरह से नीचे आइए तो ये 5, मान लीजिए -2। तो इस तरह से पॉइंट होगा। मतलब आप Y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते थे तो उस लाइन पे स्थित जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स का Y कोऑर्डिनेट तो चेंज होता था पर X कोऑर्डिनेट फिक्स रहता था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जिस एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब वो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। यहाँ पे Y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, X तो फिक्स है, X में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब कि आप इस पॉइंट का भी देखेंगे X कोऑर्डिनेट तो 5 ही है, इस पॉइंट का भी X कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 5 ही है, इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 5 ही है। चेंजिंग तो बस Y कोऑर्डिनेट में हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, चूंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं PM जो कि किस पे परपेंडिकुलर है? XY प्लेन पे है। तो ये जो लाइन है ये Z एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये Z एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा पर X और Y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। क्योंकि वहां पे देखिए 2 डायमेंशन था, 2 कोऑर्डिनेट थे, तो एक कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट फिक्स था, Y कोऑर्डिनेट चेंज होता था क्योंकि वहां पे लाइन Y एक्सिस के पैरेलल था। यहाँ पे लाइन Z एक्सिस के पैरेलल है
तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इस लाइन पीएम पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। मतलब कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये कहीं भी आप पॉइंट्स ले लीजिए, उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। बदलेगा तो क्या, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो पहले तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लें, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, जितना इसका है उतना ही इसका भी होगा नीचे। तो पी का जितना है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वही एम का भी होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, x1, y1। अरे बात समझ में। अब हमें जेड कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जेड कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। अब इस पे हम जेड कोऑर्डिनेट क्या लें, ये तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे तो जेड कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, तो बस रहने देते हैं, कहानी खत्म इसका। तो इस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए इसके पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट x1, y1 आया। बिल्कुल उसी तरह से अब इस पॉइंट n का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। अब बता देंगे बहुत आसानी से कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, y2। आप समझ रहे होंगे कि क्यों है ऐसा। अब देखिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ये जो PM है और QN है उसका लेंथ क्या है, वो जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ क्या है, PM का लेंथ क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो जेड कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट क्या है, Z1 है। तो इसका लेंथ क्या होगा, पहले मैं आप लोगों को इसको भी 2D में समझाती हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट का नाम अगर दे दूँ, मान लीजिए P, और इसका नाम दे दूँ Q, ये जो एक्स एक्सिस पे है, तो बताइए ये जो PQ है इसका लेंथ क्या होगा। तो आप इसका लेंथ कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे कि देखिए PQ पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का तो x कोऑर्डिनेट फिक्स है, बस बदल रहा है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 0 है और बढ़ते 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 10 तक पहुंचा है। इसीलिए इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट PQ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 10, क्योंकि 0 से बढ़ते बढ़ते 10 तक गया है y का वैल्यू, 0 से बढ़ते बढ़ते 10 तक गया है, इसीलिए PQ का लेंथ 10 होगा। अरे बात समझ में, ये लेंथ 10 होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे देखिए जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, पॉइंट M का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जैसे ही यहाँ पे तो 0 है, पर जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जेड कोऑर्डिनेट तो बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जेड कहाँ पे पहुंचा, Z1 पे पहुंचा। तो इसीलिए ये जो परपेंडिकुलर है PM उसका लेंथ हो जाएगा Z1, क्योंकि जो फिक्स है उससे हमको मतलब नहीं है, जो बढ़ के कहाँ तक गया है, Z1 पे गया है, इसीलिए उसका लेंथ क्या होगा, Z1 होगा। मीन्स Z1 जो है वो PM इज इक्वल टू क्या होगा, Z1। आ रही बात समझ में। अब बात करें इसका QN का, तो QN का लेंथ क्या होगा, तो जैसे इसका लेंथ Z1 हुआ, बिल्कुल उसी तरह से QN का लेंथ जो है वो हो जाएगा Z2। QN जो होगा वो हो जाएगा Z2। आ रही बात समझ में। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों तो हमें पता चल गया। अब ये लेंथ पता चल गया, ये लेंथ पता चल गया। अब आप जानते हैं ना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो बताइए कि M और N के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि आप प्लेन पे स्थित पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता हो तो उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो आप बता ही देते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बताइए MN क्या होगा, तो आप कहेंगे MN जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा MN। अरे बात समझ में। हमें क्या चाहिए, हमें तो PQ चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो PQ है इस तरह से होगा PQ का वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करती हूं, PR परपेंडिकुलर डाल देती हूं QN पे, बी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ये PR परपेंडिकुलर है PR ऑन QN। ओके, तो ये परपेंडिकुलर में डाल दी। ओके, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब देखिए हमें ये चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जितना MN है उतना ही PR भी होगा, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। तो MN इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, PR। ठीक है, तो आपको PR पता है, आपको PQ निकालना है, पर आपको QR भी तो पता नहीं है ना,
क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप पी क्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है पर बेस पता नहीं है, तो ये क्यू आर क्या होगा अब वो जरा देखिए। तो क्यू आर हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर को मैं क्यू एन माइनस आर एन लिख सकती हूं ना, क्यू एन माइनस आर एन। अरे बात समझ में, क्यू एन माइनस आर एन। अब देखिए ये जो क्यू एन है वो क्या है, क्यू एन आप निकाले थे Z2 माइनस आर एन। अब ये आर एन क्या होगा, तो देखिए ये जो आर एन है वो पी एम के इक्वल होगा, ठीक है, आर एन और पी एम इक्वल होगा, तो मैं आर एन की जगह पे पी एम लिख सकती हूँ। तो Z2 माइनस पी एम क्या है, पी एम, तो पी एम कितना है, Z1 है। मतलब हमें क्यू आर क्या आया, Z2 माइनस Z1। अरे बात समझ में। तो आपको देखिए क्यू आर पता है, पी आर पता है, तो क्या आप पी क्यू नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के यूज से। तो मैं लिख देती हूं यहां पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, मतलब इसका पी आर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्यू आर क्या होगा, तो क्यू आर आप देखिए क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर तो क्या हुआ, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया, पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया, ये पी क्यू स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है स्पेस में स्थित दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उस दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को उस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे आपका एक्सरसाइज 12.2 बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको मैं बताई पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में कि कैसे क्या हुआ। अब एक सवाल और है कि मान लीजिए कि अगर हमें ओरिजिन और स्पेस में स्थित किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा ओरिजिन होगा और दूसरा पॉइंट स्पेस में स्थित कोई पॉइंट होगा। तो इस तरह से वो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए x, y और z है, p का ओरिजिन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है p, तो उसका कोऑर्डिनेट अगर है p का x, y, z, तो OP जो होगा वो क्या होगा। मतलब मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और हमें उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगा वो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, और ये पॉइंट जो है ओरिजिन उसका कोऑर्डिनेट तो आप लोग जानते ही है 0, 0, 0। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो OP जो होगा, O का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0, 0, 0 और P का कोऑर्डिनेट x, y, z, तो OP क्या होगा, OP इज इक्वल टू, तो इसे आप x1 y1 z1 ले लीजिए, इसे आप x2 y2 z2 ले लीजिए और इसके वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, OP का वैल्यू। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आपको अगर किसी भी पॉइंट का
ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना हो तो आप क्या कीजिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे ओरिजिन से कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे रूट अंडर कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट 2 तो 2 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 3 तो 3 का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट 4 तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, तो वही जो वैल्यू आएगा वही उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप लोग 11.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।